नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 9 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग MCQs प्लस थ्योरी देखेंगे। और MCQs क्या देखेंगे, जो 8 तारीख का जो करंट अफेयर्स था उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs करेंगे, ठीक है। ताकि इससे पता चलेगा कि आखिर आपको कितना कितना क्वेश्चन आपको याद है इससे, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला क्या है कि धार्मिक स्थल पर अवैध लाउड स्पीकरों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए, ठीक है। ये हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ पर्याप्त और गंभीर प्रयास किए हैं, इसलिए कोई भी अवमानना कार्रवाई शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि GNIP के लिए भूकंप का आकलन। तो देखिए, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि GNIP के लिए किए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन में भविष्य में आने वाले भूकंपों के जोखिम को कम करके आंका गया है, जो 2004 में देखी गई सुनामी के पैमाने को ट्रिगर कर सकता है। GNI में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 मेगावोल्ट एम्पियर गैस और आधारित बिजली संयंत्र की परिकल्पना की गई है इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सरकार ने पूर्वोत्तर जलमार्गों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा किया है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा किया है। यह जो घोषणा है वो गुवाहाटी में किया गया है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इस योजना में प्रमुख बंदरगाह का विस्तार, क्रूज पर्यटन में वृद्धि और समुद्री नौकरियों के लिए 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना शामिल है। गुवाहाटी जो है तेजपुर और डिब्रूगढ़ जल मेट्रो परियोजना की योजना बनाई जा रही है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि बिहार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति बनाया गया। देखिए, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार अब केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही इस 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा और बिहार से बाहर की महिलाओं को अब सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा, वे महिला कोटे के लिए पात्र नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि बिहार रेल मंत्री ने 4 नई अमृत भारत ट्रेन की घोषणा किया। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में प्रमुख रेल और अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा किया है। निम्न मार्गों पर 4 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। कहाँ कहाँ पर? तो देखिए, पटना से दिल्ली, उसके बाद दरभंगा से लखनऊ, फिर मालदा से लखनऊ जाएगा, फिर सहरसा से अमृतसर के लिए, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा इसमें। STPI पटना जो कि 53 करोड़ रुपए के लिए इसमें आवंटित किया गया है और STPI दरभंगा के लिए 10 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि भारत ने बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। देखिए, भारत ने बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और यह जो कार्यक्रम है मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर में आयोजित किया गया है। इस पहल की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि तूफान डानास ने ताइवान में तबाही मचाई, ठीक है। तूफान का नाम डानास, ठीक है। ताइवान में तूफान डानास ने भारी तबाही मचाई है। तूफान अब कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान बदल गया है और उत्तर की ओर पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ गया है। दक्षिणी ताइवान सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इससे और तूफान जो है डानास को फिलीपींस में तूफान बिसिंग के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? बिसिंग। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। देखिए, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है, किस्वाहिली को अफ्रीका और दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक के रूप में सम्मानित करता है, जिसके 200 मिलियन से अधिक बोलने वाले हैं। इसे यूनेस्को के द्वारा अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ सम्मानित होने वाली पहली अफ्रीका भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। देखिए, यूनेस्को ने 2022 में इस दिवस की शुरुआत की, जिस स्वाहिली को एकता और अफ्रीका गौरव के शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में मान्यता दी। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि इंद्र किलाद्री, ठीक है। क्या है? इंद्र किलाद्री में शुरू हुआ
शांखभरी उत्सव। देखिए 3 दिवसीय वार्षिक शांखभरी उत्सव सोमवार को इंद्रकिलाद्रि पर्वत पर शुरू किया गया, जो देवी कनक दुर्गा का पवित्र स्थान है। ठीक है, कौन सा दुर्गा? तो कनक दुर्गा का। उत्सव के दौरान मुख्य देवी को शांखभरी देवी के रूप में सजाया जाता है, जो वनस्पति और पोषण की देवी होती है, और देवी को फलों, सब्जियों, हरे पत्तों से सुशोभित किया जाता है इसमें। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या कि सुपर ईगल्स के दिग्गज गोलकीपर पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए सुपर ईगल्स के पूर्व कप्तान और विश्व कप के गोलकीपर पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रुफाई ने दिसंबर 1981 में नाइजीरिया के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और 17 वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 65 मैच खेले थे। ठीक है, और 1994 और 1998 फीफा विश्व कप भी खेले हैं उन्होंने। 1994 में ट्यूनीशिया में हुई अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में नाइजीरिया को जीत दिलाने में सहायता की थी। अगला यहाँ पे देखिए क्या कि हरियाणा में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी। देखिए हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, और यह जो परियोजना है वो लगभग 10,000 एकड़ भूमि को कवर करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना है। जंगल सफारी में जो आधुनिक तकनीकी का जो उपयोग किया जाएगा और इसे पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या कि BMW इंडिया हरदीप सिंह बरार को नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। देखिए BMW ग्रुप इंडिया के हरदीप सिंह बरार को 1 दिसंबर 2025 से अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। वह जो विक्रम पवाह का स्थान लेंगे, जो अब BMW के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड परिचालन का नेतृत्व करेंगे इसमें। फिर जान लीजिए कि देखिए विक्रम पावा जो है वो 2017 में BMW ग्रुप में शामिल हुआ और वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में परिचालन का नेतृत्व किया था। BMW ग्रुप इंडिया जो है BMW ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर याद रखिए? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि NMC ने चिकित्सा शिक्षा की अवसंरचना पर नियमों में ढील दे दिया। देखिए NMC मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा संस्थान विनियमन 2025 पेश किया है, और इसका जो उद्देश्य है संकाय पात्रता को व्यापक बनाकर और MBBS और MD सीटों को विस्तार को समक्ष करके 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें कि केंद्र सरकार की योजना का समर्थन करना है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सुकन्या सोनोवाल, ठीक है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बन गई। देखिए IIT गुवाहाटी की बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा सुकन्या सोनोवाल, क्या नाम है? सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। वह 2025-27 के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में काम करेगी। उसके जान लिखिए साइपेन यानी कि CYPN 56 राष्ट्रमंडल देशों में सब युवाओं की नेतृत्व वाली पहल है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स का अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के लिए एजबेस्टन को भेजने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। देखिए भारत ने बर्मिंघम की एजबेस्टन में ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर रनों के आधार पर सबसे बड़ी विदेशी टेस्ट जीत हासिल कर ली है। 1967 के बाद से 9 प्रयासों में एजबेस्टन में यह भारत की पहली टेस्ट जीत थी, और 25 वर्षों और 301 दिन की आयु में शुभम गिल सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ते हुए विदेशी धरती पर टेस्ट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। गिल ने मैच में 430 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया इसके लिए। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है कि लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल किया है। देखिए लैंडो नॉरिस ने सिल्वरस्टोन में एक रोमांचक और बरसाती रेस में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। इस जीत से नॉरिस को चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अपने साथी और खिताब के प्रतिद्वंदी ऑस्कर पियास्ट्री से अंतर कम करने में सहायता मिली, और ऑस्कर पियास्ट्री रेस में दूसरे स्थान पर रहे। सॉबर के निको हुलेनबर्ग तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और यह जो 239 रेस में हुलेनबर्ग का पहला पोडियम था ये, और यह 2012 के बाद से सॉबर का पहला पोडियम भी था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रिक्स चैम्बर ने WE वाइज पहल की शुरुआत किया है। देखिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI ने महिला सशक्तिकरण वर्टिकल ने एक नई पहल की शुरुआत किया है। इस पहल का जो नाम क्या रखा गया? वी वाइज। ठीक है, वी वाइज वीमेन इन इनोवेशन साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। क्या इसका मतलब हुआ? वीमेन इन इनोवेशन साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को प्रौद्योगिकी विशेष रूप से AI में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सहायता करना है। और वी वाइज को ब्राजील में ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की वार्षिक पूर्ण बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था यह।
उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि मिजोरम का हनाथियाल, ठीक है, क्या नाम है, हनाहथियाल, मिजोरम का हनाहथियाल जिला विकास के लिए नीति आयोग की रैंकिंग में शीर्ष पर रही। देखिए मिजोरम का जो हनाहथियाल जिला है वो नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर रहा और हनाहथियाल ने 81.43 अंक प्राप्त किए, जिससे यह क्षेत्र का सर्वोच्च स्कोर वाला जिला बन गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो लोंगडिंग जिला है वो 58.71 अंक के साथ सबसे कम स्कोर वाला जिला बना हुआ है और SDG सूचकांक सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकास में प्रयासों का आकलन करता है इसमें। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार और श्री अरबिंदो सोसाइटी के भी समझौता हुआ। देखिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। साझेदारी को SAS के रूपांतर कार्यक्रम के माध्यम से नए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट इनक्लूजन के अंतर्गत लागू किया जाएगा इसमें, और इसका जो उद्देश्य है भारत में समावेशी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि हिम केयर, ठीक है, क्या नाम है, हिम केयर कार्ड के लिए पंजीकरण हेतु पोर्टल अब तिमाही आधार पर खुलेगा, ये हिमाचल प्रदेश का कहना है। देखिए हिम केयर हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हिम केयर के लिए पंजीकरण अब तिमाही आधार पर यानी कि मार्च, जून और सितंबर और दिसंबर में ही खुला रहेगा और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिम केयर कार्ड बनाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है इसके लिए। और सरकार ने विशेषकर निर्धन और जरूरतमंद परिवारों के लिए हिम केयर कार्ड के महत्व पर जोर दिया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि जनगणना 2026-27 स्वगणना के लिए विशेष समर्पित वेब पोर्टल। देखिए जनगणना 2027 के दौरान स्वगणना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह जो है भारत में पहली डिजिटल जनगणना होगा। अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा इसमें, और डेटा संग्रह के लिए जनगणनाकर्ता और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे इसमें। और जनगणना है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी इसमें। इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि भारत में घरेलू बचत में गिरावट पर चिंता, क्या किया जा सकता है। तो देखिए भारत में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें शुद्ध वित्तीय बचत में गिरावट और घरेलू ऋण में वृद्धि शामिल है। घरेलू बचत एक परिवार की शुद्ध परियोजना आय और करों और ऋण चुकौती सहित उसके कुल उपभोग व्यय के बीच का अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू वित्त बजट जो है 2020-21 में 11.5% से गिरकर 2022-23 में ये 5.1% हो गया है, ये RBI का कहना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई से सुदृढ़ मूल्यों का विकास होता है, ये CGI का कहना है। देखिए हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा के अस्थायी मूल्य को रेखांकित किया है और इसे व्यक्तिगत विकास और नैतिक आधार का आधार कहा है। भाषा एक छत्र शब्द है जिसमें कई मातृभाषाएं सम्मिलित होती है और भारत जो है एक भाषाई रूप से विविध देश है और विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जिसमें से 1300 से अधिक तर्कसंगत मातृभाषाएं हैं और 112 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आप कहा कि इथोपिया ने नील नदी पर मेगा बांध का निर्माण पूरा कर लिया है। इथोपिया ने नील नदी पर मेगा बांध का निर्माण पूरा कर लिया है और इथोपिया ने ग्रैंड इथोपियन रेंसा डैम का निर्माण पूरा कर लिया है और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्रव स्थैतिक विद्युत संयंत्र है। यह बांध जो है ब्लू नील नदी पर बनाया गया है जो इथोपियाई हाईलैंड्स में टाना झील से निकलती है। ब्लू नील नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में अल मुकरीम में व्हाइट नील नदी से मिल जाती है। उसका नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग 8 जुलाई में हुए सभी 20 इंपॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि आर्यवीर देवान ने 13 साल के सूखे का अंत करते हुए एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर-17 का खिताब जीता है। तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी ये बताना है। तो ये गिमचेओन में आयोजित किया गया था, गिमचेओन में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले NDB में शामिल हो गई। नई विकास बैंक की स्थापना जो है हुई थी कब? तो देखिए NDB की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत ने किस टीम को हराया है ये बताना है। तो देखिए भारत ने थाईलैंड देश को हराया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि देश ने रोग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोटेक का उद्घाटन किया। कहाँ? तो किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि किस राज्य ने राशन वितरण के लिए आधारित चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए कौन हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश राज्य हो गया है ये।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि वर्ष 2024 में वैश्विक जैव ईंधन खपत में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए चौथा स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल कीनी को नियुक्त किया गया, ठीक है, साहिल कीनी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि 300 रुपये करोड़ की गरीबी मुक्त ग्राम योजना ग्रामीण बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किसने शुरू किया है? तो देखिए राजस्थान राज्य ने शुरू किया है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 2025 कॉनकेफ गोल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? ये मेक्सिको ने जीता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में कजाकिस्तान विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये बताना है। तो देखिए भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? जेनिफर साइमंस हो जाएगा, जेनिफर साइमंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में शहर में चाबी प्राप्त की और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित किया? तो देखिए ब्यूनस आयर्स में हुआ ऐसा ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी की अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा जो है वो कितने वर्षों के बाद सामरिक साझेदारी को गहरा करती है? तो 57 वर्ष के बाद ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में चौथे स्थान पर रखा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक स्कोर क्या है? तो 25.5 है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में अस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखिए साक्षी चौधरी ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एलन मस्क के द्वारा घोषित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो देखिए अमेरिका पार्टी नाम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के उद्घाटन संस्करण में 86.18 मीटर भाला फेंक के साथ कहां पर ये जीत हासिल किया है? तो बेंगलुरु में जीत हासिल किया है। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि अंडर 19 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज शतक बनाया है। तो वैभव ने अपना शतक कितने गेंद पे बनाया है? तो 52 गेंद में बनाया ये, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।